जय माता दी मेरे प्यारे बच्चों। इसी दिन का इंतज़ार था। आप लोग सोच रहे होंगे सर वीडियो लेके नहीं आए, कह के भग गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक विशेष दिन का इंतज़ार कर रहा था और वो विशेष दिन आज आ गया, जो कि क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड की क्लास स्टार्ट होगी मेरे प्यारे बच्चों। और क्लास 10th आपका जो है अभी बोर्ड का रिज़ल्ट नहीं आया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 11th की पढ़ाई स्टार्ट करनी है, रिज़ल्ट तो आता जाता रहेगा, क्योंकि आप पे इतना तो बिलीव है ही है खुद पे कि आप पास होंगे कि नहीं पास होंगे। ठीक है, थोड़ा पर्दा लगाइएगा सही से, पर्दा नहीं सही से लगा है, ठीक है ना, वीडियो में सही नहीं बनेगा। चलिए देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो चैप्टर आपका है फिजिकल वर्ड है, क्लास 11 सीबीएसई के लिए सबकी क्लास चलेगी। 11, 12 फिजिक्स मैथ सब कुछ चलेगी। अब एक नए सेशन की बिगिनिंग की स्टार्ट हुई है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, टॉपिक है फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हूं बच्चों। क्या इंट्रोडक्शन है? मॉडर्न एरा इज द एरा ऑफ साइंस। मतलब आधुनिक युग जो है ना, वो भौतिक विज्ञान का युग है, फिजिक्स का युग है। अगर फिजिक्स नहीं होती तो शायद हम लोग इतना डेवलप नहीं हुए होते। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है वर्ड जो साइंस है, साइंस वर्ड, किस वर्ड की बात मैं कर रहा हूं? साइंस वर्ड की बात कर रहा हूं। साइंस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंस वर्ड किससे डिराइव है मेरे बच्चों? साइंटिया वर्ड से है। और साइंटिया मतलब क्या होता है? टू नो। टू नो मीन्स किसी चीज को जानना। अगर मैं किसी चीज को जानता हूं, इसका मतलब वो क्या हो गया? साइंस हो गया। फिर नीचे थोड़ी सी बात करते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। सही है, सही है। वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। इसी को हम साइंस कहते हैं भैया। और अच्छे से जानकारी हो तो साइंस है। साइंस जो वर्ड होता है ना, उसका जो संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, उसको विज्ञान कहते हैं, लेकिन अंग्रेजिया में उसको जो है ना विजनन लिखते हैं। क्लियर है? अरेबिक वर्ड जो उसका है, अरेबिक वर्ड है, उसको इलम कहते हैं। और दोनों का मतलब होता है नॉलेज। दोनों का मतलब क्या होता है साहब? नॉलेज होता है। बढ़िया से एकदम ध्यान दीजिएगा, दोनों का मतलब क्या होता है? नॉलेज। ऐसा कंटेंट है ना, पैसा में नहीं मिलेगा, ये फ्री है, जान लीजिए, ठीक है ना। ऐसा कंटेंट पैसा में नहीं मिलेगा। नो थ्योरी इज फाइनल इन साइंस। साइंस में कोई थ्योरी फाइनल नहीं है बच्चों, ठीक है ना, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज फिजिक्स? क्या है फिजिक्स? फिजिक्स इन इंग्लिश वर्ड से जो डिराइव हुआ है, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। एक वर्ड है जिसका नाम है साहब फ्यूसिस, और फ्यूसिस को कहते हैं नेचर। फ्यूसिस को क्या बोलते हैं? नेचर। और नेचर मतलब होता है फिजिक्स, और फिजिक्स मतलब होता है नेचर। मतलब नेचर फिजिक्स है और फिजिक्स का है नेचर है, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए। एठे नीचेवा बात लिखी गई है, बहुत अच्छी बात, सुन लीजिएगा ध्यान से। अर्लियर फिजिक्स वाज आल्सो कॉल्ड नेचुरल साइंस। जल्द ही फिजिक्स को क्या बोला गया? नेचुरल साइंस बोला गया, मतलब नेचर के हिसाब से बोला गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है भैया, थोड़े मोड़े ना बहुत ज़्यादा है, तनी 2 घूंट लगा लें पानी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, बात किसकी कहते हैं? इंट्रोडक्शन। मैंने कहा मॉडर्न एरा इज द एरा ऑफ साइंस, मतलब आधुनिक युग बेटा किसका है? भौतिक विज्ञान का, साइंस का, सॉरी विज्ञान का है, ठीक है। और किस वर्ड से बना है? साइंटिया। साइंटिया मतलब क्या होता है? टू नो। टू मतलब किसी चीज को जानना। साइंस क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ही आपका साइंस कहलाता है। और संस्कृत में उसको विज्ञान कहते हैं, अरेबिक में उसको इल्म कहते हैं। और दोनों का मतलब साहब नॉलेज होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है। दोनों का मतलब नॉलेज होता है, ये चीज ध्यान दीजिए। दोनों का मतलब नॉलेज होता है, ठीक है ना। चलिए, नो थ्योरी इज फाइनल इन साइंस। साइंस में कोई थ्योरी फाइनल नहीं है। व्हाट इज फिजिक्स?
फिजिक्स किस शब्द से बनी है? फ्यूसिस। फ्यूसिस मतलब क्या होता है? नेचर। और नेचर मतलब क्या होता है? फिजिक्स। फिजिक्स मतलब क्या होता है? नेचर। चलिए आगे बढ़े, नहीं तो नेचर नेचर करते रह जाएंगे, नेचर वो खराब हो जाएगा। डेफिनेशन देखिएगा, किसकी डेफिनेशन? फिजिक्स की डेफिनेशन। क्या है फिजिक्स की डेफिनेशन? द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनामेना अबाउट नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। The study of natural phenomena about nature is called physics। इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। आगे देखिए, टू मेन पार्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के दो मेन पार्ट हैं साहब। कौन कौन से पार्ट हैं? सर जी कह रहे हैं एक ठे पार्ट मैटर है, और सर जी बता रहे हैं दूसरा का पार्ट एनर्जी है। सही है कि नहीं सही है? पहला पार्ट मैटर है, दूसरा पार्ट एनर्जी है। पूरी दुनिया बन गई इसी में। मैटर और एनर्जी से पूरी दुनिया बन गई। कहेंगे सर जी पूरी दुनिया में इसी से बन गई? हाँ भैया, पूरी दुनिया में इसी से बन गई है, मैटर और एनर्जी से। मैटर क्या है? एनर्जी क्या है? अगमा भागिए। मैटर, एवरी ऑब्जेक्ट दैट हैज मास, एवरी ऑब्जेक्ट दैट हैज मास और दैट विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब जिनके पास मास हो और जो जगहिया घेरे, मतलब जो जगह कवर करे, वही सब का कहलाता है? मैटर कहलाता है। और मैटर में एग्जांपल देते हैं, जैसे स्टोन, आयरन, गोल्ड, एयर, कॉटन, वाटर, मॉलिक्यूल, तमाम सब मैटर है। सबस्टेंस, फबस्टेंस सब क्या है? मैटर है। तब एनर्जी क्या है सर जी? देखो भैया, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब कार्य करने की जो क्षमता है ना, वो एनर्जी है। अब एनर्जी का टाइप सर बहुत एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी, है ना? कितना एनर्जी बताएंगे? एनर्जी तो बहुत है, बहुत एनर्जी भी पढ़ना। क्या नाम? काइनेटिक, पोटेंशियल, ये सब एनर्जियन होती हैं। तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। थोड़ा आगे बढ़ें, देखते देखिए फिजिकल वर्ड चैप्टर है। फिजिकल वर्ड में बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है साहब। इधर थोड़ा फील करने के लिए फिजिक्स पढ़ाई जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा मत परेशान होइएगा। स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है? इसका स्कोप है, देखिए, पहला है पार्ट मैक्रोफिजिक्स, दूसरा है पार्ट माइक्रोफिजिक्स। इसको एक नाम और देते हैं क्लासिकल फिजिक्स। सर जी क्लासिकल भी कहते हैं का इसको? हाँ भैया, क्लासिकल भी बोलते हैं। इसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। एक नाम इसका और देते हैं क्वांटम फिजिक्स। एक नाम कौन है? क्वांटम फिजिक्स। मतलब अब ये किस सेंचुरी में डेवलप हुई? 16 में। कौन डेवलप किया इसको? इसको डेवलप करने वाले कौन हैं? न्यूटन एंड गैलीलियो, ठीक है ना भैया? इसको डेवलप करने वाले कौन हैं? आइंस्टाइन साहब हैं। थोड़ा सा मैक्सवेल साहब आए थे तो इस पे ध्यान दिए थे, ठीक है ना? तो बताइए माइक्रोफिजिक्स में क्या पढ़ना है सर जी? तो माइक्रोफिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ना है। सर जी मैकेनिक्स का है, इस मैकेनिक्स के बारे में बताइए हमको, बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए। तो बेटा मैकेनिक्स में ना, मैकेनिक्स में पढ़ना है अबाउट मोशन, फोर्स, है ना? काइनामेटिक्स, काइनेटिक्स, ऑब्जेक्ट कैसे चलती है, कैसे खींचा जाता है, कैसे गिराया जाता है, ये सब किस में पढ़ना है? मैकेनिक्स में पढ़ना है। और ये क्लास 11th में पढ़ना है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। मैकेनिक्स में लगभग 7 चैप्टर आते हैं बाबू। कितने चैप्टर आते हैं? 7 चैप्टर आते हैं मैकेनिक्स में, और कक्षा 11 में पढ़ना है मैकेनिक्स। सर जी है दूसर का जो लिखे हैं थर्मोडायनामिक्स, वो किस में पढ़ना है? तो थर्मोडायनामिक्स में जो पढ़ना रहेगा उसको आप ध्यान दीजिएगा। थर्मोडायनामिक्स क्लास 11th की ही टॉपिक है। हीट, टेम्परेचर, इसके बारे में पढ़ना है साहब। हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ये सब जो होता है ना, वो थर्मोडायनामिक्स में आता है।
ऑप्टिक्स का होती है सर जी? ऑप्टिक्स में लाइट, लाइट के दो पार्ट, वेव है कि नहीं है? लाइट के कितने पार्ट? दो पार्ट, एक वेव होते हैं, एक पार्टिकल होते हैं। तो लाइट के बारे में जितना पढ़ेंगे भैया वो ऑप्टिक्स में पढ़ना होगा। अब बात हुई ऑसिलेशन एंड वेव। अरे भैया वेव में पढ़ना है, ऑसिलेशन और जो एकदम घर में घड़िया उड़िया नहीं लगती, हिलती है, पेंडुलम उंडुलम के बारे में, वो ऑसिलेशन में पढ़ना। भैया कब पढ़ना है सर जी? 11 में पढ़ना है बाबू। हाई कब पढ़ना है? कक्षा 12 में पढ़ना, घबराइएगा मत। ये कब पढ़ना है? 12th में पढ़ना है, ठीक है ना? चलिए, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होता है। हाई हमारे लिखवैया साहब ना तनी भैया कम पढ़े हैं, ठीक है ना? क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होता है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। हम उनके संगवा रहते हैं तब लिखते हैं हम बैठ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जानते हैं क्या होता है? मतलब चार्ज के बारे में, मैग्नेट के बारे में पढ़ना। कब पढ़ना सर जी? 12वीं क्लास में पढ़ना है, 11वीं में नहीं पढ़ना है। माइक्रो में सर जी बता दीजिए, बहुत उत्सुक हैं। ये वाली फिजिक्सिया तो जब से आई है तहलका मचाई है। ये फिजिक्स जब से आई है तब से कहाँ मचाई है? तहलका मचाई है। चलिए भाई थोड़ा पानी पी लें, उसके बाद बात करते हैं। चलिए पनिया पी लें, यार गला सूख जा रहा है यार। चलिए, चांद की चांदनी, जल्दी से हम एटम के बारे में बताएं। अब आए देखिए, एटम ये 12th में केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है, ऐसी बात नहीं है। न्यूक्लियस 12th में, चार्ज पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा 12th में, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर भैया 12th में। 11th में यहाँ पे एकदम बहुत कम काम मिलेगा। तो इतनी ज़्यादा स्कोप है भैया हमारे किसकी? फिजिक्स की। कितने पार्ट? 2 पार्ट, मैक्रो और माइक्रो। दुनिया में तो हल्का मचा दी है फिजिक्स। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। डेली आपको नई नई वीडियो मिलती चलेंगी साहब, और गजब की चीज़ मिलेंगी बिना पैसे का। ये जरूर जानिएगा, बिना पैसे का। वीडियो डालने का टाइम कल से आप लोग याद रखिए, हमारी हर एक वीडियो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको मिलेगी, ठीक है ना? चलिए कल से मिलेगी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। टेक्नोलॉजी एंड, देखिए फिजिक्स 2 प्रकार से थी ना। एक पहले को बोला जाता था प्योर फिजिक्स। प्योर फिजिक्स मतलब जौन हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा होती थी अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स ना भैया ये बात करती थी, जो अप्लाइड फिजिक्स है टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती है। तो अप्लाइड फिजिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती है, तो हम लोग भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। टेक्नोलॉजी, मेनी टाइम्स फिजिक्स गिव्स राइज टू सम टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड इट्स बेनिफिट डायरेक्टली टू आवर सोसाइटी। मतलब क्या हुआ साहब? पहले आप बीमार होते थे, आपको ले जाया जाता था, सुविधा उतनी अच्छी नहीं थी। कोमा में कभियो भर्ती पहले नहीं हो पाते थे लोग, सीटी स्कैन नहीं हो पाता था सबका, इंडोस्कोपी नहीं हो पाती थी, क्लोनोस्कोपी नहीं हो पाती थी, सोनोग्राफी नहीं हो पाती थी, एमआरआई नहीं हो पाती थी, लोग उसके बिना मर जाते थे। तो फिजिक्स जब से डेवलप हुई तब से ये सब होने लगा। बोलिए सही बात है कि नहीं? सही बात है भैया। किताब उठाइए, एनसीईआरटी सब आपको बताएगी, एकदम सही है, उसमें 2 राय नहीं है। तो ये सोसाइटी से उसको जोड़ा गया। एमआरआई, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, है ना, और जो आपका होता है क्या नाम होता है, सोनोग्राफी, ये सब चीज़ें फिजिक्स की ही देन है। इतना ज़्यादा सोसाइटी से उसको क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। नेचर में हमारे पास फोर्स कितने हैं भैया? 1 2 3 4। अब हम पूछते हैं ना कि बच्चों बता दीजिए नेचर में फोर्स कितने होते हैं, तो सब लोग कहेंगे सर जी फ्रिक्शन फोर्स, सर जी अप्लाइड फोर्स,
सर जी विस्कासिटी फोर्स, सर जी को मारते हो बेवकूफ बना के रख देते हो। हाई देखो, इसके अलावा कोनो फोर्स अवे नहीं होता है। नेचर में कितने फोर्स होते हैं? 4 फोर्स होते हैं केवल। कौन कौन? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये सब नेचर में होते हैं भैया। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है। सबसे कौन सा फोर्स होता है साहब? वीक फोर्स होता है हमारे नेचर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ये बहुत अच्छा होता है, उतना वीक नहीं होता जितना ही है। स्ट्रांग सबसे हाई फोर्स होता है, सबसे तेज लगने वाला फोर्स होता है नेचर का। ये आपका 3rd नंबर का फोर्स होता है नेचर का। मतलब 4 फोर्स होते हैं, एकदम देख लीजिएगा बढ़िया से। 4 के अलावा 5वां फोर्स कोई नहीं होता है साहब, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हमारी वीडियो अब डेली आती रहेगी, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब दुई ठे बॉडी, एक m1 हो गई भैया, एक बॉडी m2 हो गई, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस r हो गई, इन पे फोर्स लग रहा है F। तो कहता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर बिटवीन देम। दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे ना साहब, m1 m2 बाई r स्क्वायर, F इक्वल यहाँ G लग जाएगा। G को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू भैया फिक्स होती है, बदलती नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा साहब, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब ने दिया है इसको। कूलम्ब थे भैया, सेकंड में आप पढ़ेंगे, चार्ज के मालिक थे, चार्ज की यूनिट दिए थे कूलम्ब, ठीक है ना। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही फोर्स है भैया, इसको हम 12 में पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, इसलिए इसकी थोड़ी जानकारी ले लीजिए, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। चलें थोड़ा आगे बढ़ें। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, the force that binds protons and neutrons together in the nucleus is called strong nuclear force। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स बाइंड है, बांधा हुआ है, उसको, बहुत छोटी रेंज का फोर्स होता है, जो बांधा हुआ है वही कहलाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम कहें क्या। कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, नोट्स में लिखा हूँ। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस बात को नोट करिएगा, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, दैट इज द फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल, इट हैपेंस। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, दिस फोर्स रिमेन इफेक्टिव ओनली विद इन द न्यूक्लियस। केवल न्यूक्लियस के अंदर ही इसका एग्जिस्टेंस होता है, बाहर नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे ध्यान दें थोड़ा सा। वीक न्यूक्लियर फोर्स, किसकी बात हो रही है? जो बीटा डिकाई होता है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल एंड इन सम न्यूक्लियर इवेंट लाइक बीटा डिकाई। जो बीटा का क्षय होता है, बीटा जो निकलता है, उसमें जो फोर्स लगता है वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है साहब। चलें आगे बढ़ जाएं, एक कदम बढ़ जाएं सर जी। द वीक न्यूक्लियर फोर्स अराइजेज फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ बोसॉन्स। बोसॉन्स एक चार्ज पार्टिकल है, इस बात तो उसके बारे में चर्चा होगी, बोसॉन्स के बारे में बाद में होगी थोड़ा सा, ठीक है। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, फिजिकल लॉ में मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मास एनर्जी मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये नेचुरल फिजिकल लॉ हैं, ये नेचर के हैं, इनको हमने जल्दी डिराइव नहीं किया, ये नेचुरल फिजिकल लॉ हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। एक एक की हम बात करेंगे, थोड़ा आगे बढ़े, एक एक की बात कीजिए। पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? इफ एनी द फोर्स, इफ एनी द
force acting on an object is conservative, then the total mechanical energy of the system remain constant. If any the force acting on an object is conservative, then the total mechanical energy of the system remain constant is called conservation of energy. इसको क्या बोला जाता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो. मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या होगा? जीरो होगा. देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व. अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसका सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा. अगर जीरो नहीं है तो कंजर्व नहीं होगा. इस बात को ध्यान दीजिएगा. ठीक है, सब पढ़ना. आगे टॉपिक 11 इसी 11 मिलेगी, सब पढ़ना रहेगा. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इफ देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इफ द टॉर्क इज जीरो. ठीक है ना, टॉर्क जीरो होगा इसमें, तब एंगुलर मोमेंटम. मास एनर्जी कंजर्वेशन. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एंड एनर्जी आर नॉट सेपरेट टू ईच अदर. मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड मास. किस फार्मूले से? E = mc². मतलब मास एनर्जी से अलग नहीं होता है, ना तो एनर्जी अलग होती है मास से. ठीक है ना, इस फार्मूले से. चलिए आगे चला जाए. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अकॉर्डिंग टू दिस द टोटल चार्ज एंड आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व. आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होते हैं कंजर्व. दिखा दें. मान लीजिए इसमें 6 कूलाम का चार्ज, 4 कूलाम का चार्ज, 2 कूलाम का चार्ज, -3 कूलाम का चार्ज. एक बॉडी है जिसमें 2 कूलम का चार्ज, 4 कूलम का चार्ज, 3 कूलम का चार्ज. यहाँ का पता करना है. तो 6 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस 2 कूलम -3 कूलम इक्वल, ध्यान दीजिएगा, 2 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस x. तो 6 4 10 2 12, 12 में से 3 गया 9 कूलम. ठीक है, 4 2 6, 6 3 4 2 6, 6 3 9, 9 कूलम प्लस x. 9 में से 9 कैंसिल, मतलब यहाँ 0, कुछ नहीं चार्ज होगा. तो इसमें जोड़िए 6 4 10, 10 में से 6 4 10 2 12 में से 3 का कितना? 9 कूलम. 4 2 6 3 9, 9 कूलम. 9 इधर भी 9 इधर भी. इसका मतलब चार्ज क्या हो गया साहब? कंजर्व हो गया. हो गया ना. चलिए इसको बहुत बढ़िया से आप 12th में पढ़ेंगे. ई वाली टॉपिक देखिएगा, थोड़ा सा लेके आए हैं, जानकारी इसकी रखेंगे आप, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा. इंट्रैक्शन, रिलेटिव स्ट्रेंथ और रेंज. पहला कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है. पहला कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 1, सबसे ज़्यादा. रेंज कितनी होती है? 1 फर्मी. 1 फर्मी, शॉर्ट रेंज 1 फर्मी होती है. और इसमें पार्टिकल कौन होते हैं? ग्लूसॉन एंड मेजॉन्स होते हैं. ठीक है, और इसमें ऑपरेशन एरिना कौन होते हैं? क्वार्क एंड न्यूक्लियंस होते हैं. सबके बारे में पढ़ेंगे, आप घबराइएगा मत, सबके बारे में पढ़ेंगे. ये क्वार्क को होल्ड करता है. दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इसकी रेंज कितनी है साहब? 10⁻⁻² है. और सॉरी, रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻⁻². रेंज कितनी है? इनफाइनाइट. रेंज कितनी है? इनफाइनाइट. और इसमें चार्ज पार्टिकल कौन है? फोटॉन. इसमें मैसेंजर पार्टिकल फोटॉन. और इसमें ऑपरेशनल होता है चार्ज पार्टिकल. कौन कौन होते हैं? एटम, मॉलिक्यूल, सॉलिड एंड लिक्विड आ जाते हैं. ठीक है, चलिए आइए फिर कौन आता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स. वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना? 10⁻⁹ रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है. 0.01 फर्मी क्या होती है? रेंज होती है. इसमें बोसॉन्स आते हैं. कौन आते हैं भैया? बोसॉन्स आते हैं. ठीक है, और एलिमेंट्री क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं. ठीक है, और आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे कम है, 10⁻−38, मतलब बहुत कम है. लॉन्ग इनफाइनाइट रेंज, बहुत दूरी की रेंज को ये पकड़ लेगा. ग्रेविटॉन इसमें जो होते हैं उसको मैसेंजर पार्टिकल होते हैं. ये सभी ऑब्जेक्ट को खींचता है, जैसे प्लैनेट, स्टार, सन, गैलेक्सी, सबको खींच देता है. इस वाले को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये. चलिए नेक्स्ट, यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ें. ये लास्ट टॉपिक है इसके. फिजिकल वर्ड की लास्ट टॉपिक यूनिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग द वेरियस लॉज ऑफ फिजिक्स इनटू अ सिंगल थ्योरी दैट एक्सप्लेन. मतलब बहुत से लॉ सिंगल थ्योरी में जब एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं
तो उसको कहते हैं यूनिफिकेशन। जैसे मैक्सवेल फर्स्ट लॉ से पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मैक्सवेल सेकंड लॉ से पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। थर्ड लॉ से पूरा मैग्नेटिज्म है। फोर्थ लॉ से AC एंड EMW है। अब सोचिए, एक लॉ मैक्सवेल का 5 चैप्टर कवर कर रहा है, वह यूनिफिकेशन है। एक सिंगल लॉ बहुत बड़ी चीज को सुझा दे, वो यूनिफिकेशन है। ठीक है, आगे चलिए, उसके बाद आगे चलें। क्या मैंने कहा है? एक सिंगल लॉ बहुत बड़ी चीज को सुझा दे, यूनिफिकेशन है। रिडक्शनिज्म क्या है भैया? इन दिस प्रोसेस रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स फेनामेना, मतलब छोटे छोटे किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना। जैसे रेफ्रिजरेटर के हर एक पार्टिकल को तोड़ डालिए, कई पार्ट में, 5, 6, 7, 8 पार्ट में एक एक चीज को पढ़ लीजिए, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शनिज्म। भैया पूरा फिजिकल वर्ड हमें लगता है 20-25 मिनट के वीडियो में, 30 मिनट के वीडियो में हमें लगता है ख़त्म हो गया। अब आपका आएगा यूनिट एंड मेजरमेंट, जो क्लास 11th के लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन है, जो अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट को इतने ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। हम यही चाहेंगे आप जुड़िए और कंटेंट अच्छा आप पाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और व्यू मत भूलिएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, जय माता दी। आप सभी लोगों को धन्यवाद।